Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today's our topic is strategic management and the entrepreneurship. It is our third one session, and we have studied the two previous session in the two previous session about the entrepreneurship and its profile, etc. So that's why now I am moving to today toward the strategic management and the entrepreneurs. Okay, so first of all, I would like to explain you that the intellectual capital. What is intellectual capital, and it is a source of competitive advantage. Okay, so first of all, you must know that what are the intellectual capital. बेटा कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल क्या चीज़ होती है? कैपिटल वो चीज़ होती है जिससे आप अपने बिजनेस को रन अप करते हो। वो आपके बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट होती हैं। अब इन द शेप ऑफ ह्यूमन कैपिटल भी हो सकती हैं, वो स्ट्रक्चरल कैपिटल भी हो सकती हैं, एंड कस्टमर कैपिटल भी हो सकती है। ठीक है, so here is written as it is a key source of company's competitive advantage that is comprised of। ये एक कंपनी की वो की सोर्स होती है जो कि उसका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है। ठीक है, जो कि बेस्ड करता है इन तीन फैक्टर्स में, ह्यूमन कैपिटल, structural capital and customer capital. Okay, so first of all I would like to explain you that what is the competitive advantage। बेटा कोई भी कंपनी जो है उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये होता है कि वो अपने ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट की जो डिफरेंट कंपनी उससे ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हो, और वो बहुत अच्छी कैपेसिटी में और बहुत अच्छी क्वालिटी में अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो, उसकी गुडविल सबसे अच्छी हो। सही है, तो ये उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है हमें इन तीनों कैपिटल जो है, ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रक्चरल कैपिटल एंड कस्टमर कैपिटल, इन तीनों में हमें जो है एफिशिएंट होना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, नाउ हियर द फर्स्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल विच इज टैलेंट, स्किल्स एंड एबिलिटीज। एज यू नो बेटा दैट in our labor forces we must require these three things: talent, skills and ability. If there is the absence of any one single thing or feature, so we cannot achieve our goal efficiently। Okay, so that's why ह्यूमन कैपिटल में हम जब भी जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना जब इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे कंसीडर करती है और उसमें सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल में करती है, तो वो उन लेबर फोर्सेस को जो है वो हायर करती है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, स्किलफुल्स होते हैं, और उनकी एबिलिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है उनके अंदर, यानी कि उनके अंदर वी कैन डू एनीथिंग वाली स्पिरिट होती है। सही है, तो दिस टाइप ऑफ ह्यूमन कैपिटल becomes an intellectual capital or becomes a competitive advantage source, so in any organization or entrepreneurship। Okay, so then next one is structural capital। व्हाट इज स्ट्रक्चरल कैपिटल? इट इज़ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हम उन लेबर फोर्सेस को जो है वो जो है हायर करते हैं जो कि नॉलेजेबल होते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी होता है। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स एंड बोथ आर द रिक्वायर्ड इन द सेम पेस। ओके, तो दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, नॉलेज भी आपके पास चाहिए होती है और एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप जो है एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है वो एग्जिस्ट करते हो अपने बिजनेस में। ठीक है, then third one is customer capital, reputation and positive relationship। You must have positive relationship or goodwill among the customers। ठीक है, आपके जो है अगर रेपुटेशन बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है कस्टमर्स के दरमियान और मार्केट में, तो आप जो हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सकते हो। और ये तीन टाइप्स की आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स होते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द three types of capital। Now I'm going to move the next one slide. Here is the building a competitive advantage। How can we build an competitive advantage? Okay, so first of all I would like to explain you by definition what is in a competitive advantage। Here is the aggregation of factors that sets a small business apart from its competitors and gives a unique position in the market superior to its competition। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम जो एग्रीगेट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को और डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स को, जिसके थ्रू हम अपने छोटे से बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं और उसको स्टार्ट लेते हैं, तो उसमें जो है जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स की फीचर्स होंगे तो आप जो हो वो अचीव कर पाओगे यूनिक
पोजीशन मार्केट के अंदर, आपका लेवल जो होगा वो एक सुपीरियर लेवल होगा। भले आप वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो जो मार्केट में जो है हज़ारों लोग जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हो, बट अगर इफ़ यू हैव इंटेलेक्चुअल कैपिटल सोर्सेज, so you will be prominent in the market. Okay. And the next one is core competence, a unique set of lasting capabilities that a company develop in key operational areas that allow it to world past competitors. ठीक है, तो अब क्या होता है, ये कोर कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं कि जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। वो कैपेबिलिटीज जो आपके ऑपरेशनल एरियाज में जो है वो एफिशिएंसी पैदा करती हैं, कॉस्ट कर्टेल करती हैं, और इस तरह से आप जो पास्ट कॉम्पिटिटर्स होते हो उनको भी जो है वो पीछे छोड़ देते हो, और आप अपने उस मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एक प्रोमिनेंट और गुडविल के साथ जो है वो जो है इंट्रोड्यूस करवाते हो अपने आप को मार्केट में। ठीक है, सो दैट इज द कोर कॉम्पिटेंसीज। The next slide is strategic management. Beta, today our topic is related to this strategic management. So first of all, we must know that what is strategic management. It is the process of developing game plan to guide a company as it strives to accomplish its vision, mission, goal, to keep it from straying off course. अच्छा, ये देखिए आप, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होती है बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने पूरे बिजनेस को प्लान करते हो, ऑलरेडी डेवलप करते हो उसका प्लान इन अ वे कि आप जो हो अपने विजन को जो है वो अचीव कर लो, मिशन को अचीव कर लो, आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है, आपका गोल जो है उसको जो है आप गेट कर लो। तो जो भी वट एवर आपका बिजनेस होता है, आप जब उसको स्टार्ट लेते हो तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो जिसमें आप अपने बिजनेस का सारा प्लानिंग जो होता है, जो भी आपके बिजनेस की प्लानिंग है वो जो है उसमें सेट करते हो, और उसको हर तरह से जो है वो ऑब्जर्व करते हो कि इज इट वर्केबल इन फ्यूचर और नॉट। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस है, मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं ऑन गोइंग कंसर्न पे जाऊंगी और मैं ये देखूंगी कि मेरे बिजनेस जो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ उसकी मैं पूरी होल लाइफ में जो है अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी को जो है वो एक्सेप्ट करके और वो इम्प्लीमेंट करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कि वो स्ट्रैटेजीज जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं, वो स्ट्रैटेजीज प्लान की जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। ठीक है, और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, सिर्फ और सिर्फ अकम्प्लिश करना अपने विजन, मिशन और गोल को। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मूव द अनदर वन स्लाइड। Here are the strategic management is a continuous process that consists of 9 steps. Strategic management को वो कह रहे हैं एक continuous process है जो कि 9 स्टेप पे जो है वो कंसिस्ट होता है। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो ये कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट लिसन इट केयरफुली। Here is the first step, develop a clear vision and translate it into a meaningful mission statement. ठीक है, अच्छा, ये वैसे तो इस छोटे से फ्रेज से ही समझ में आ गया है कि क्या विजन है और क्या मिशन है। ठीक है बेटा, जब भी आप कोई स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हो, सो यू मस्ट हैव अ क्लियर विजन कि आपको इन फ्यूचर कहाँ पर एग्जिस्ट करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको मिशन स्टेटमेंट जो है अकम्प्लिश करनी होती है। यानी विजन इज द रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स ड्रीम ऑफ समथिंग सक्सेसफुल दैट डज नॉट exist yet, and the ability to paint compelling pictures of that dream for everyone to see. ठीक है, इट्स आंसर द क्वेश्चन वेयर आर वी गोइंग। ठीक है, ये सिंपल एक विजन जो होता है वो ये होता है कि आपको पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें इन फ्यूचर कहाँ पर एग्जिस्ट करना है। ठीक है, दिस इज द विजन, while mission is the statement which addresses the one basic question of any business, what business are we in, कि हमारा बिजनेस, हम किस बिजनेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा बिजनेस क्या है। ठीक है, और विजन जो है वो बताता है हमें कौन से बिजनेस की तरफ जाना है, हमें कहाँ जाना है। ठीक है, और मिशन आपका बताएगा कि हम कहाँ पर हैं। ठीक है, नाउ I have cleared this both of these concept in the next slide as well. Here is the vision, the dream of something that does not exist at present. वो ड्रीम इंटरप्रेन्योर का या बिजनेसमैन का वो ड्रीम जो कि उससे पहले कभी प्रेजेंट में एग्जिस्ट किया ही नहीं था। सही है, उसमें जो सबसे पहला डिटर्मिनेंट है वो ये है कि टू डिटरमाइन डिसीजन। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि वेयर यू आर गोइंग। ठीक है,
टू मोटिवेट पीपल, और लोगों को जो है मोटिवेट करना उसके लिए कि भाई मेरा विजन ये है, मुझे इन फ्यूचर मेरी ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर चाहिए, बट यू हैव टू डू मच बेटर और एफिशिएंटली टू अचीव दैट विजन। ओके, टू डिटरमाइन डायरेक्शन। और फिर उसके बाद ना कि सिर्फ लोगों को मोटिवेट करो, बल्कि उनको जो है डायरेक्शन भी गाइड करनी पड़ती है विजन में, कि आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है और इस तरह लेके चलना है। गॉट इट? सो दिस इज द विजन एंड द मिशन इज द आइडिया वेयर टू गो एंड हाउ टू गो। ठीक है, वो आइडिया कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, वो जो हमें विजन बता रहा है, मिशन जो है ये होता है। ठीक है, एड्रेस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनी बिजनेस वेंचर, व्हाट बिजनेस आर वी इन, कि हम किस बिजनेस में हैं। ठीक है, इट शुड बी कंसाइज एंड मीनिंगफुल, ये बहुत ज्यादा छोटा सा और जो है बहुत मीनिंगफुल होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज second step, assess the company's strength and weaknesses. Beta, whenever you are going to establish any organization as well, ठीक है, strength basically are the positive internal factors that a company can use to accomplish its mission, goals, objective, vision. Okay, on the other hand, weaknesses आर द नेगेटिव गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्ट्रेंथ्स वो चीजें हैं जो आपका मिशन है, विजन है, गोल है, उसको अचीव करने में हेल्पफुल होगा, उसके लिए आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो वीकनेसेस होंगी वो आपको अपना विजन और मिशन और गोल को अचीव करने में हर्डल्स क्रिएट करेंगी, बैरियर्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, the next one is scan the environment for significant opportunities and threats facing the business. बेटा यहाँ पर जो है हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, one is opportunity and the another one is threats. ठीक है, as you know, opportunities is also the positive factor for any organization or for anything, and threats are the negative. ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये इन दोनों की हो रही है कि हमें बिजनेस में ये देखना होता है कि इसमें अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इसमें फर्दर आगे इन फ्यूचर जो है अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी। ठीक है, हम जो है वो इस बिजनेस को आगे फर्दर किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या हम इसमें इनोवेशन मजीद लेकर आ सकते हैं, या इस बिजनेस की आगे फर्दर इन फ्यूचर जो है वैलिडिटी कोई होगी। सही, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखना, इस तरह के थ्रेड्स देखने को जो है इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इसको स्कैन करना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उनको भी कंसीडर किया जाए, एज वेल एज जो है थ्रेड्स जो है जो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है बिजनेस को फेस करने पड़े, तो उस चीज को भी कंसीडर किया जाए। ठीक है, और फिर कंपेयर किया जाए कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्या थ्रेड्स को ओवरकम कर लेंगी, अगर कर लेंगी तो फिर हमें इस बिजनेस को जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, now the fourth one is identify the key factor for success in the business. ठीक है, आपको क्या करना होता है, की फैक्टर को डिटरमाइन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। की फैक्टर क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके पास लेबर फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, आपके पास कोई मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए, लेबर फोर्स किस तरह से हो सकती है, आपने जो है जब हायर किया किसी लेबर फोर्स को, तो जब आपने लेट सपोज 10 पीपल्स हायर किए अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, स्किल्स और एंड एक्सपीरियंस, एंड यू रियलाइज दैट दीज 10 पीपल्स आर द बेस्ट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट लेकिन वो जब ऑपरेशनल वे में आए, एक्टिविटीज के स्टेज में आए, तो आपको पता चला कि इनमें 4 पीपल्स ऐसे हैं कि जिनके पास जो है नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज भी है, बट दे डोंट वांट टू apply it in this organization, they just want to take relax in this organization. ठीक है, so जब आपको ये पता चलेगा कि वो बंदा करना ही नहीं चाहता काम, उसकी विलिंगनेस ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपको यहाँ पर जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो अप्लाई करने चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि एक लेबर फोर्स ऐसा है जिसकी एजुकेशन इतनी नहीं है जितनी कि कंपैरेटिवली अदर पर्सन की है, बट उसके अंदर एक्सपर्टीज है, उसके अंदर विलिंगनेस है टू डू द वर्क। ठीक है, बट जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज्यादा जो है वो एजुकेटेड है, लेकिन उसके अंदर जो विलिंगनेस ही नहीं है जब काम करने की, सो इन दिस वे यू कैन रियलाइज दैट विच वन इज बेटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये चीजें भी आपको देखनी पड़ती है, ये वो स्टेप होता है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके लिए की फैक्टर क्या है। ठीक है, अगर मैं मटेरियल की बात लूँ तो मटेरियल में भी
ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जस्ट कॉस्ट कर्टेल करने के लिए क्वालिटी को जो है इग्नोर कर दें। ठीक है, हम कुछ ऐसे मटेरियल खरीद रहे हैं जो कि इन प्राइसेस जो हैं वो तो कम है, बहुत सस्ते हैं, चीप हैं, लेकिन जो है उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो हमारे बिजनेस की गुडविल को, प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी कंसीडर करनी होती हैं कि ज़रूरी नहीं है कॉस्ट कर्टेल करने के लिए आप हमेशा चीप चीज़ें जो है मटेरियल खरीदो, बल्कि आपको क्वालिटी वाइज चीज़ें भी खरीदनी पड़ती हैं फॉर द सेक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन गुडविल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एनालाइज द कंपटीशन। अच्छा, आपको जो है बेटा एनालाइज करना होता है अपना कंपटीशन लेवल। ठीक है, किसी भी कंट्री में जो है वो मोनोपोली जो होती है बेटा वो बहुत कम होती है, परफेक्ट कंपटीशन का की मार्केट जो है एग्जिस्ट करती है हमेशा। ठीक है, आप जब भी कोई जो है प्रोडक्ट बनाने जाते हो तो वहां पर आपके पास मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ एनालाइज करनी चाहिए कि आपके सराउंडिंग में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, और आप जो बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हो और उसकी जो कॉस्ट लग रही है और उसका जो आप प्राइस सेट कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट भी अर्न होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आप जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो किसी ने उसको फर्दर इनोवेट करके और इन चीप प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसको लॉन्च कर चुके हैं। तो इन सब सिनारियोज को देखना पड़ता है, क्योंकि जहाँ कंपटीशन होता है वहां पर जो है हर चीज का कंपटीशन होता है, क्वालिटी का भी, प्राइस का भी, और हर चीज का, ईच एंड एवरीथिंग, इनोवेशन वगैरह हर चीज का होता है। ठीक है, द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स हैव इंक्रीज द ferocity and the scope of competition entrepreneur faces and has forced many business owners to change completely the way in which they do business। ठीक है, हमारे इंटरनेट और ई कॉमर्स ने तो बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया है पूरी दुनिया की मार्केट का जो शेप था उसको, और अब जो है काफ़ी जो बिजनेसमैन है अब वो मजबूर हो गए हैं कि वो अपना वे ऑफ मार्केटिंग जो है वो चेंज करें, और अब वो भी डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, वो भी ई कॉमर्स की तरफ आए। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं और वो आपको जो है बीट कर जाते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स बाय एवरी एंगल। सही, नाउ द नेक्स्ट वन स्टेप इज क्रिएट कंपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है बेटा, अच्छा, आप कोई भी कंपनी जब वो लॉन्च करते हो और कोई भी कंपनी स्टैब्लिश करते हो, देन यू फर्स्ट स्टैब्लिश द बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपका बिजनेस गोल ही नहीं है, कोई कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो फिर आपका क्या एम होगा, आप किस चीज़ को अचीव करना चाहोगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है बेटा, बल्कि ये तो एक इंसान की भी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो अगर इस बिना इस गोल के पढ़ रहा है और अपनी फर्दर कंटिन्यू कर रहा है अपने स्टडीज को विदाउट एनी गोल, तो उसकी वो स्टडी वेस्टफुल है, क्योंकि उसने तो अपना कोई गोल ही सेट नहीं किया, उसको तो पता ही नहीं है कि उसको इन फ्यूचर करना क्या है। ठीक है, तो जब तक कभी जिंदगी के किसी भी लेवल पे आप जब तक अपना गोल सेट नहीं करोगे जिंदगी का या किसी बिजनेस का या एनी वे इन एनी वे, सही है, तो आप जो हो उस वक्त तक जो है कभी आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, तो and any entrepreneur must set the goal first and then continue the business further। Okay, now the next one step is formulate the strategic options and select the appropriate strategies। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर, होता ये है कि जब हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें हमें जो है कुछ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज भी बनानी होती है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड होती है, और वो जो है आप उसको फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड कंसीडर कर रहे होते हो, बट उसमें कुछ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज बना देते हो कि इफ माइट बी पॉसिबल कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस आ जाता है जिसमें कोई डिसएडवांटेज हो जाए या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है आपके वो आप अचीव ना कर पाओ, कोई वीकनेसेस आ जाए, तो देन यू कैन अप्लाई दैट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी in your business। Okay, now the next one is translate the strategic plans into action plans। ठीक है, as you know that no strategic plan is complete until it is put into action। ठीक है, जब तक कि आपने कुछ भी ख्याली ब्लाउज, बेटा आपने सुना होगा नाम, है ना, तो अगर आप वो बनाते चले जाओगे लेकिन उस वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अब उसको एक्टिविटी में नहीं लेकर आओगे, एक्शन में ही नहीं लेकर आओगे, तो क्या फायदा आपके सोचने का, इतनी स्ट्रेटेजीज बनाने का।
ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस में अगर कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बन रहा है तो उसको एक्शन की तरफ भी लेकर आना जो है चाहिए, सही है, ना कि सिर्फ जस्ट प्लान करके और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन को कंसीडर ही ना करें, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मस्ट कन्वर्ट स्ट्रेटेजिक प्लान इनटू ऑपरेटिंग प्लान that guide their companies on daily basis and become a visible एंड एक्टिव पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो कि इनको विजिबल भी करेगा और एक्टिव पार्ट ऑफ द बिजनेस भी करेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स को जब भी आप स्ट्रेटेजी कोई जो है वो सोचो बनाओ तो फिर उसको ऑपरेटिंग प्लान्स में लेकर आए, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिश एक्यूरेट कंट्रोल। एज यू नो बेटा कि कोई भी प्लानिंग जब होती है, कोई भी उसके प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसमें एक फैक्टर ये होता है जो कि मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का होता है, ठीक है। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर जब कोई स्ट्रेटेजिक प्लान बनाता है, फिर उसमें लोगों को हायर करता है, विजन होता है, उसका कोई मिशन होता है, उसका कोई गोल होता है कि उसको जो इन फ्यूचर अचीव करना है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए जस्ट वो इम्प्लीमेंटेशन तक ना रह जाए, बल्कि उसकी चेक एंड बैलेंस भी करे, उसको मॉनिटर भी करे, उसको कंट्रोल्स भी उसके लेकर आए, ठीक है। मॉनिटर करें, उसके बाद देखिए अगर कोई इसमें से जो है वो एक्यूरेटली जो है वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, क्या आगे जो है रेमेडी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर क्विकली रियलाइज द नीड टू कंट्रोल एक्चुअल रिजल्ट्स दैट डेविएट फ्रॉम द प्लान्स, ठीक है। उस वो एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ऐसी जो है फीचर होना चाहिए कि वो क्विकली रियलाइज करे कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम, ये जो डेविएशन आ गई है हमारे प्लानिंग में, ठीक है। So here are the 9 steps. Now there is the comparison between strategic management and entrepreneurship. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा आप देखो तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा जो है वो कंपैरिजन है। और आज के दौर में अगर मैं बात करूं आपसे तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेस्ट है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो है बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं, ठीक है। तो हमें जो है आज के एरा में हो ये रहा है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ डाइवर्ट हैं। दूसरे इसका रीज़न ये भी है क्योंकि अब जो है हमारी सोसाइटी जो है वो टेक्नोलॉजी को फिर भी जो है वो जनरली और ग्रेजुअली जो है वो एक्सेप्ट करने लगी है, तो इनोवेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सिलसिले में जो है अगर मैं कहूँ तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कंपैरेटिवली जो एंटरप्रेन्योरशिप है हमारी वो जो है अचीव कर रही है सोसाइटी को। और इसको फर्दर हम पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसर्न्स दी लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या कर रही है, वो जो है लॉन्ग टर्म डिसीजंस को जो है कंसीडर करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। उसका एम क्या होता है कि इम्प्रूविंग द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ अ कंपनी, उसका ये एम होता है। वो शॉर्ट टर्म में कभी नहीं सोचती, वो हमेशा किस में सोचती है, लॉन्ग टर्म में सोच रही होती है, ठीक है। देयर इज अ लिमिट टू अचीविंग कॉम्पिटिटिवनेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मिक्स because product and business models become obsolete and the manager need to seek new business opportunities to maintain competitiveness, ठीक है। तो मैनेजर को जब जो है ज़रूरत होती है कि वो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को मेंटेन करे, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं और आपने जो स्ट्रेटेजी इन प्रेजेंट जो है सोच ली है फॉर द फ्यूचर, यू मस्ट फॉलो इट। तो इसलिए फिर होता ये है कि ड्यूरिंग द बिजनेस जो है कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, समटाइम्स जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का रिस्क आ जाता है जिसमें आपको कुछ फर्दर चेंजिंग करनी पड़ती है मैनेजमेंट में। सो इन दिस वे जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू बिजनेसेस फ्रॉम विद इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो न्यू बिजनेस जो है वो क्रिएट करता है एग्जिस्टिंग बिजनेस से, ठीक है। किस तरीके से, बाय इनोवेशन, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस जो है अपने लेक्चर्स में पढ़ा था कि इंटरप्रेन्योर्स का जो बेसिक फोकस होता है वो जस्ट ये नहीं होता मोटिव कि वो अर्न करे जस्ट प्रॉफिट, ठीक है। उसका बेसिक मोटिव ये होता है कि वो अपने आप को पूरी मार्केट में जो है प्रोमिनेंट कर दे, कुछ ऐसा इनोवेट करे कि जो आज से पहले कभी किसी ने ना किया, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योर्स किस चीज़ को इनोवेट करेंगे, जो ऑलरेडी इन्वेंट होगी,
सही है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो क्रिएटिंग न्यू बिजनेस होती है फ्रॉम विद इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेल फोन की ही मैं बात ले लेती हूँ। तो एक सेल फोन है, वो ऑलरेडी इन्वेंट हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी मार्केट भी एग्जिस्ट करती है। अब हमने उसी सेल फोन की एक न्यू बिजनेस ओपन किया, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने क्या किया, क्योंकि पहले सिंपल सेल फोन चलते थे, अब मैंने उसमें एंड्रॉइड को जो है इंट्रोड्यूस लॉन्च करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक न्यू बिजनेस को ओपन किया एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया, फर्दर इनोवेशंस कर दी, ठीक है। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ vital strategic management concept for all businesses regardless of size and stages of development, ठीक है। वो यही बोल रहे हैं ये भी कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है हमारा जिस तरह का आज का है कि परफेक्ट कंपटीशन है, हर बंदा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्रोड्यूस करना चाहता है और कर रहा है, और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसीज हैं हमारे सोसाइटी में, और लोग जो है बहुत बेटर वे में वर्क कर रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। तो इस एरा में जो है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा वाइटल रोल जो है वो प्ले कर रही है, और इससे हम जो है मार्केट में प्रोमिनेंट भी हो सकते हैं, अपनी गुडविल, एक अपनी अलग पहचान जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, in today's dynamic market, competitors quickly imitate your company's market position, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लेते हैं, और वो अगर आप जो हो, लेट सपोज कि आपने जो है एक एंड्रॉयड सेल फोन जो है वो लॉन्च किया था जब फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद से अगर आप अब तक देखो तो उस एंड्रॉयड फ़ोन्स में ही जो है कितनी ज़्यादा इनोवेशंस आ गई हैं, ठीक है। तो ये जो इनोवेशंस आई हैं, तो ये ऐसे ही नहीं आएँगे, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू आएँगे, ठीक है। एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, वो एक एंड्रॉयड फ़ोन को जो है वो इनोवेट करके और जो है उसको लॉन्च करके something better or something more new in that particular एंड्रॉइड सेल फोन, ठीक है। तो दूसरी कंपनी ने क्या स्ट्राइव्स करना शुरू कर दी कि वो उसी एंड्रॉइड फोन में कुछ और नए फीचर्स लेकर आ गई, ठीक है। इन दिस एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज नेसेसरी फॉर कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस टू इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होना बहुत लाजमी है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करने में। तो ये जो स्पिरिट होता है ये जस्ट एंटरप्रेन्योर में ही होता है, क्योंकि वो अपना हर कुछ, अपनी जान, अपनी माल, अपनी जो है टाइम, हर चीज़ जो है वो स्पेंड कर रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है अपने बिजनेस में, ठीक है। और वो इस चीज़ को नहीं देखता कि मैं कितना टाइम अपने बिजनेस में सर्व कर रहा हूँ और मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। जस्ट इसको ये होता है कि वो किस तरह से इनोवेट करके एक चीज़ अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए, जो कि वो उसने अपनी खुद की मेहनत से इंट्रोड्यूस की हो, लॉन्च की हो, और नो वन कैन बी अ competitor of that particular things at that time where when he launch it, ठीक है। स्ट्रेटेजी इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस अबाउट द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, सही है। स्ट्रेटेजी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो चॉइसेस हैं जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द कंपनी जो है वो देखती है, ठीक है। कि भाई कंपनी जो है उसने स्ट्रेटेजी बना लिया, वो पूरे साल, हर साल जो है उसी स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करेगी, ठीक है। बट entrepreneurship provides diversity of choice and helps adopt more effective strategies based on the changing competitive arena, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी ऑफ चॉइसेस जो है वो शो करती है, और वो बताती है कि भाई आप जो हो जिस एरा में अभी आप स्टैंड कर रहे हो, उस एरा की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। भूल जाओ कि पहले क्या स्ट्रेटेजी थी, हम पहले क्या यूज़ कर रहे थे, ठीक है, किस चीज़ को डायरेक्ट कर रहे थे या डायरेक्शन को फॉलो कर रहे थे। अब आप ये देखो कि इस एरा में जो है क्या चेंजिंग आई है और हमें अब क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि आपने जो पहले पुरानी स्ट्रेटेजी जो बनाई थी आपकी बिजनेस की, वही स्ट्रेटेजी रहेगी और आपको उसी को फॉलो करना है। नो, entrepreneur says that we must have to diversify of our choices and have adopt more effective strategies based on the changing competitive arena, ठीक है। So here are the comparison of between the strategic management and entrepreneurship. Hopefully it is clear to you. Now I am moving to the another one slide.
Here are beta some roles of entrepreneurs in economic development. ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि एक इंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है एक इकोनॉमी को डेवलप करने में। ठीक है, तो बेटा इंटरप्रेन्योर का आपको मैं बताऊं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक इकोनॉमी को डेवलप करने में, क्योंकि अगर आप बात करो तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को देख सकते हो, सर्विसेज सेक्टर को देख सकते हो कि वो एक कंट्री को कितना ज़्यादा जो है वो नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं, जीडीपी इंक्रीज करने में कितनी ज़्यादा वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो चूँकि बिज़नेस सेटअप करते हैं, बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो उसमें वो जो है डिफरेंट हायरिंग करते हैं। इस तरह से मैं अभी आगे स्टेप बाय स्टेप आपको और एक्सप्लेन करूँगी। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। ठीक है, हियर आर सम पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपना कैपिटल लेकर आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जब वो सोचते हैं कि हाँ भाई हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उन वो कैपिटल जो है वो अपना लाते हैं और जो है वो कैपिटल फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो उसके थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा बेटा देखिए, अगर जो है मैं बात करूँ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो जाहिर सी बात है इंटरप्रेन्योर्स जो है वो आर द जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्यों, कैसे? इस तरह से कि बेटा अगर एक इंटरप्रेन्योर जो है वो एक बिजनेस सेटअप करता है, और अगर वो स्मॉल बिजनेस भी सेटअप करता है, तो ही मस्ट रिक्वायर्ड 8 to 10 स्टाफ। ठीक है, और 8 to 10 एम्प्लॉय इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को अगर छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करेगा तो उसे 8 से 10 लोगों की जरूरत होगी अपने बिजनेस को रन अप करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, वो जो 8 से 10 लोग अपने घर में अनएम्प्लॉयड थे उनको जॉब्स मिल जाएंगी। ठीक है, और वो जो है इसके अलावा जो है अल्टीमेटली अपने इकोनॉमी को डेवलप करने में भी हेल्पफुल होंगे। आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमी जो है अगर मैं इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात करूं तो एक बहुत वाइड एरिया है इकोनॉमी की डेवलपमेंट का। ठीक है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट में पॉवर्टी रेट को रिड्यूस करना भी आता है, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना भी आता है। ठीक है, एजुकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए ना, हेल्थ एंड सेफ्टी को इंक्रीज करना आता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को रिड्यूस करना आता है। सही है, और इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है पर जीडीपी उसको इंक्रीज करना आता है। सारी चीज़ें फॉलो करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। थिंक ग्रीन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है, क्योंकि इकोनॉमी को डेवलप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप एक कंट्री में जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करो, बल्कि इसके साथ साथ आप ये भी कंसीडर करो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जो डिस्कार्ड हो रहा है जो कचरा, और इसके अलावा जो पॉल्यूटेड जो गैसेस वगैरह पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो रही है, तो उससे कितनी बीमारियां फैल रही होंगी, उस चीज़ को भी अंडर कंट्रोल करना होता है। यानी कि ग्रीन थिंग का भी कॉन्सेप्ट लेकर आना होता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है किसी भी कंट्री को इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए कि उस कंट्री में पॉवर्टी रेट क्या है, उसको किस तरह से जो है रिड्यूस किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें इकोनॉमी की डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर जो है जो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होती है हमारी बेटा वो यही होती है कि आप जो हो अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करो, ऐसी मौके जॉब्स के पैदा करो कि लोगों को जो है, ना कि सिर्फ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सैलरीड पर्सन और एम्प्लॉय जो है वो वर्कआउट करो, बल्कि आप एक एज एन इंटरप्रीन्योर जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ और दूसरे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो ऑफर करो। ठीक है, तो ये एक इंटरप्रेन्योर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो दूसरों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता है। ठीक है, द थर्ड वन इज इम्प्रूवमेंट इन पर कैपिटा इनकम। ठीक है बेटा, पर कैपिटा इनकम एज यू नो दैट इट इज एन इंडिविजुअल इनकम के एक बंदे की क्या सैलरी है। ठीक है, अगर मैं अभी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो अभी पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम रेट जो चल रहा है वो 15,000 से 16,000 के दरमियान चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको बेटा पता हो कि हमारे यहाँ जितने इन्फ्लेशन रेट है और जितनी महंगाई हो चुकी है हमारे यहाँ डेढ़ने से, तो इस सिलसिले में क्या 15,000 से 16,000 सैलरी में जो बंदा है वो सर्वाइव कर सकता है? नो, कभी नहीं कर सकता। ठीक है, सो देयर इज द रिक्वायरमेंट टू इम्प्रूव इन पर कैपिटा इनकम। और वो किस तरह से होगी? जब एक इंडस्ट्री सेटअप होगी, वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
उस कंट्री की प्रोडक्शन और प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। वो पॉपुलेशन जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसको जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कंट्री जो है वो उतनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और फिर उसके बाद इस तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल जब इंक्रीज होगा, लोगों की सैलरीज भी बढ़ेंगी। अगर किसी कंपनी को अगर आप सोचो कि वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसको प्रॉफिट अर्न होता है, तो क्या होता है वो अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी बढ़ाती है, बोनसेस भी देती है, सही है। इस तरह से क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम भी क्या होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और इस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा उन लोगों का, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी जो है वो वाली फिर डेवलपमेंट की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी, सही है। द नेक्स्ट वन इज रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो रिड्यूस करता है। मीन ये कि इंटरप्रेन्योर्स जो है वो अपनी वेल्थ को अपने पास ही जस्ट रखता है, एक आइडल ऑफ मनी ना कंसीडर करे, बल्कि अपनी वेल्थ को जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन उसकी कैपिटल फॉर्मेशन करें, उसको इन्वेस्ट करें कहीं पर, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी जो है प्रॉफिट मिल सके उन्हें, और उन्हें भी जॉब्स मिल सके, वो भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड बेटर कर सके, ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरप्रीनियर्स क्या करते हैं, इकोनॉमी के हर रीजन में अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करके बैलेंस करते हैं एक रीजनल डेवलपमेंट का, ठीक है। कि भाई हर रीजन में अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाए, जैसे अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें तो यहाँ पर हर जो हमारा प्रोविंस है या हर रीजन जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराची को ही समझा जा रहा होता है, ठीक है। तो क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की लैकिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर इस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सैलरी पे कंसंट्रेशन करने के बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, तो क्या होगा बेटा, इससे हर रीजन में बैलेंस क्रिएट होगा, हर रीजन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, चैनलाइज करता है, ठीक है। वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जो है वो मूव ऑन करता है, ठीक है। देखिए, जब वो उसको प्राइमरी कमोडिटी चाहिए होती है, रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर तक आते हैं, मोबिलाइज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो फिनिश गुड्स की तरफ आते हैं तो फिर वो मार्केट की तरफ डाइवर्ट होते हैं। इन दिस वे रिसोर्सेज हैव बीन मोबिलाइजिंग, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हार्नेसिंग नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा इसका मतलब ये है कि आप अपने कंट्री के रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, क्या आप एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने कंट्री के रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। और जो है उसके जो भी व्हाटएवर जो भी इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप की होती है, तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, वो अपने मुल्क की जीडीपी को, नेशनल इनकम को इंक्रीज करते हैं, और उस कंट्री का स्टैंडर्ड लिविंग भी वो जो है वो बेटर करते हैं, ठीक है। वो हेल्पफुल होते हैं एक इकोनॉमी को डेवलप करने में इन दिस वे, ठीक है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, अगर मैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात करूं तो बेटा बैकवर्ड लिंकेजेस वो हैं जो कि आप एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर तक लाने के लिए लोगों से लिंकेजेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप पीछे से आगे की तरफ आ रहे हो। एंड देन फॉरवर्ड लिंकेजेस वो हैं जो आपने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर लिया एंड देन आप उसको मार्केटिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो उसकी, ठीक है। तो इन दोनों प्रोसेस में आपको लिंकेजेस जो है वो डेवलप करने पड़ते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस भी और फॉरवर्ड लिंकेजेस भी, ठीक है। सेंस ऑफ पर्पस, आप एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनका एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इनोवेशन पे जो है वो ट्रस्ट करते हैं, वो इनोवेशन को कंसीडर करते हैं। तो इसी तरीके से वो इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए भी जो है उनका एक पर्पस होता है। अगर वो व्हाटएवर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उनका एक पर्पस होता है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी इस तरह से आगे बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी में इस चीज़ की कमी है तो हमें इस चीज़ को प्रोड्यूस करना है। या फिर ये भी होता है कि हाँ भाई, हमारे इकोनॉमी में जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमें उनको कंसीडर करते हुए अपने बिजनेस को सेटअप करना है, ठीक है। ना कि ये कि हमारे कंट्री में वो नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं और हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके उस चीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी भी उस तरह से डेवलप नहीं होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी, ठीक है। तो इन दिस वे सेंस ऑफ पर्पस इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज होती है, अगर 15 से 16,000 रुपए जो हमारा एक रेंज चल रही है पर कैपिटा इनकम की, अगर वो एक्चुअली 50 to 70,000 होती है, तो हमारे यहाँ क्या होगा, हर बंदे की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगी, है ना, प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, और इस तरह से क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप करेगी,
सही है। अभी क्या होता है, अभी पर कैपिटा इनकम ऐसी है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते, ठीक है। लेकिन जब अगर उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो या फिर उनकी उतनी हो जाए एटलीस्ट कि जितनी उनको रिक्वायर्ड है, तो उससे क्या होगा बेटा कि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी की बात लूँ तो अभी तो वो सिनारियोज चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट और ज़्यादा, आज मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि 8% इंक्रीज होगा इस साल 2020 में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो लोग जॉबलेस बहुत हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत इंक्रीज किया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, जो लोग रेंट पे रहते थे अब उन्होंने क्या किया, अब वो डाइवर्ट कहाँ हो रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो डाइवर्ट हो रहे हैं अब जो कैंप्स की तरफ, कि भाई वो कैंपिंग करके उसमें रहने को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं है कि वो रेंट दे सके, ठीक है। तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ चला जा रहा है, वैसे तो जा ही रहा था, लेकिन अभी हमारा जो पॉवर्टी रेट है वो 31% से 40% तक पे पहुंच गया है। यानी कि 9% पॉवर्टी रेट इंक्रीज हुआ है just because of just only COVID-19, ठीक है। So that's why it is very harshing that our standard of living is too low and our poverty rate is too high, ठीक है। The next one and the last one is national self reliance। देखिए बेटा, self reliance क्या होता है? Self reliance ये होता है I can do everything, I have reliability on myself that I can do everything, ठीक है। national self reliance means ये कि मैं अपने कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए सब कुछ करूंगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो है वो इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसकी कॉन्सेप्ट होता है, उसकी सोच होती है कि वो एक नेशनल सेल्फ रिलायंस बने और जो है वो अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, ठीक है। So beta, hopefully you all have cleared till here, and if you have any query so you can ask me in my from my in my WhatsApp number. Okay, thank you, Allah Hafiz.